नमस्ते बच्चों, विकास सेन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने विकास सेन स्टडीज़ के अंदर हम कितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, आपको इस स्टूडियो के अंदर करीबन ये देख लो कि बोर्ड क्लास की सभी मैटर मिलेंगे और आगे तक भी आपको मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्लास से हम कहें कि बीए में लेवल तक, 10th-12th लेवल, इसके बाद बीए तक, एमए तक आपको जो भी व्याकरण है वो चीज़ मिलेगी। पाठ्य पुस्तक वगैरह में किस प्रकार से पढ़ना है, कुछ गद्य है, कुछ पद है, किस प्रकार से हमें पढ़ने हैं। तो आपको देखिए, आप इस स्टडी के अंदर हमने कई प्रकार की व्यवस्था की है, तो उन व्यवस्थाओं को हम आपको बताएंगे और आपको आगे से आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए, उसके अंदर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ईश्वर की वंदना करते हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए हमें ईश्वर की वंदना करना अति आवश्यक होता है। तो ठीक है, हम ईश्वर की वंदना करते हैं। सभी बच्चे हाथ जोड़कर ईश्वर की वंदना करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरणम्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। गणपति गजानन भगवान की जय। तो नमस्ते बच्चों, विकास एंड स्टडीज के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे अलग अलग विषय। तो देखिए, सबसे पहले कि हम आपको किन किन विषयों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको हिंदी विषय के बारे में। हिंदी विषय का लेवल होगा हमारा फर्स्ट क्लास से, या देखें तो 10th ले लो, उसके बाद 12th ले लो, उसके बाद में बीए ले लो और उसके बाद में एमए ले लो। ये स्तर हमारा रहेगा हर चीज़ का, पाठ्यक्रम का उसी प्रकार से। इसके बाद इसी के अंदर हम व्याकरण भी पढ़ाएंगे, लिटरेचर भी पढ़ाएंगे और सभी चीज़ों का ज्ञान देंगे। तो देखिए, इसके बाद हमारा फर्स्ट तो रहेगा हिंदी, और जो दूसरे नंबर का रहेगा हमारा संस्कृत सब्जेक्ट। संस्कृत में भी फर्स्ट से लेकर वही एमए तक का लेवल वही कैटेगरी सेम, यही हम पढ़ाएंगे। इसके अंदर संस्कृत के अंदर वही, दोनों के अंदर जो चीज़ें कॉमन है, लेकिन कॉमन के अंदर भी कई चीज़ों के अंदर ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट अलग अलग, लेकिन उसकी कुछ खासियत होती है। कई कहते हैं हिंदी संस्कृत एक जैसी है, हिंदी संस्कृत एक जैसी नहीं है, कुछ है उनके अंदर परिवर्तन। उस परिवर्तन को पढ़ने से कंपटीशन एग्जाम फाइट किया जाता है, अन्यथा कंपटीशन एग्जाम फाइट कर ही नहीं सकते हम। तो उस बात का आपको विस्तार से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके बाद में देखिए, हमारे संस्कृत और हिंदी दोनों लेवल होंगे। दोनों लेवल के बारे के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसमें किस प्रकार से पढ़ना है वो भी हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ये दो सब्जेक्ट के बाद में एक तीसरा सब्जेक्ट और है हमारे पास, सामाजिक में देखिए, आपको कई चीज़ें मिलेगी कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए भी। और 10th-12th माध्यम के अंदर जितनी भी आती है हमारी, सबसे पहले लेते हैं जो भूगोल, ज्योग्राफी भी 3 प्रकार की होगी हमारे, राजस्थान लेवल, इंडियन लेवल और वर्ल्ड लेवल। तीनों लेवल होंगे इसके अंदर। इसी प्रकार से हमारा इसी के अंदर होगा हिस्ट्री, यानी कि इतिहास विषय की भी यही सेम तीनों चीज़ें रहेंगी हमारे इसके अंदर। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपको कल्चर पढ़ाया जाएगा, यानी हमारी संस्कृति ओनली फॉर राजस्थान की पढ़ेंगे हम। इसके बाद में संविधान देखिए, संविधान की जितनी भी अनुच्छेद है वो सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे, ए टू जेड सभी संविधान वगैरह जो भी होगा हमारा 10th-12th लेवल, सभी चीज़ इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, अगला 5वें नंबर पे हम रखते हैं पर्यावरण। और पर्यावरण के अंदर जो भी चीज़ आती है वो सारी चीज़ होगी। इसके अलावा और भी अगर कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो भी हम इसके अंदर जोड़ेंगे। और जैसे जैसे हम इसके अंदर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी भी होती जाएगी। तो हमें 10th-12th के साथ साथ ही कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हुए चलना है। तो देखिए, इसके बाद में जो एक्स्ट्रा आपके अगर
एक्स्ट्रा अगर हम बोलें तो एक्स्ट्रा अगर क्लास के लिए अगर हम कहें तो जैसे आपके लिए विज्ञान भी आ जाएगी, गणित भी आ जाएगी। इसके अलावा अगर जैसे जैसे किसी भी सब्जेक्ट की अगर हुई तो वो सभी चीज़ हम इसके अंदर समावेश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो हमारा ये पाठ्यक्रम रहेगा जिसके अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी, उसके बाद में संस्कृत, उसके बाद में सामाजिक की ये सारी चीज़ें, उसके बाद के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट भी हम पढ़ेंगे। तो कंप्लीट हमारा 10th बोर्ड का सिलेबस होगा, 12th बोर्ड का होगा, BA लेवल होगा, और इसके बाद MA लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी तैयारी होती है उनमें क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे नहीं आता, उन सब चीज़ को हम पढ़ेंगे। उसके अंदर देखिए कैसे कई प्रकार से हम उनका अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा विषय रहेगा देखिए संस्कृत। आज हम संस्कृत विषय पढ़ेंगे। कौन सा विषय पढ़ेंगे? संस्कृत विषय। अब देखिए संस्कृत विषय को भी पढ़ने का कुछ एक तरीका है, वो है तो देखिए संस्कृत के अंदर हम पढ़ेंगे। संस्कृत के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनुवाद, यानी कि संस्कृत का अनुवाद हमें किस प्रकार से करना है। संस्कृत के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके कारण हमें अनुवाद हम आसानी से कर सकते हैं। उसको अनुवाद को पूरा करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम देखें कि भाई कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग जिनके अंदर अलग अलग चीज़ का हमें समावेश करना पड़ता है, उस चीज़ को समझना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में हमें 3 टेंस होते हैं। इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर तो कहीं टेंस मिलेंगे आपको, लेकिन हमें हमारे जो प्रचलित में है वो 5 है। और वो 5 कौन कौन से, पहले उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे अध्ययन करेंगे। कई धातुएँ ऐसी होती है जिनके बारे में अलग अलग उस हिसाब से लगती है वो, लेकिन उसका अध्ययन आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन हम चलते हैं सिड्डी बाय सिड्डी, तो फर्स्ट स्टार्टिंग से, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुवाद। अब अपने ये अनुवाद के अंदर ही देखो हिंदी से संस्कृत बनना आ जाएगा, इसके अंदर इसमें ही हिंदी से संस्कृत बनना आ जाएगा। इसमें शुद्धि अशुद्धिकरण आ जाएगा, इसमें कारक वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और इसमें वचन में कैसे मिलाना है कैसे नहीं मिलाना, कई एक नियम होते हैं जो उन नियमों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें अनुवाद करने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया तो यही है कि हम जिस हिसाब से पढ़ेंगे धीरे धीरे तो अपने आप सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए अनुवाद के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि जो हमारा अनुवाद है उस अनुवाद में सबसे पहले अनुवाद के अंदर देखिए उपसर्ग है, उपसर्ग है, प्लस इसमें देखिए वध धातु है। वध क्या है? इसमें धातु है। और इसके साथ में देखिए घय प्रत्यय है। घय क्या है? प्रत्यय है। तो इन चीजों से मिलकर यह बना है। यहाँ पर उपसर्ग है, वध धातु है और घय प्रत्यय है। वध का अर्थ होता है बोलना और अनु का अर्थ होता है साथ में, पीछे। तो बोलने के साथ में चलना। जो व्यक्ति जिस प्रकार से बोलेगा पता चल जाएगा। हिंदी में बोलेगा तो हिंदी में, कोई संस्कृत में बोलेगा कि ये संस्कृत में बोल रहा है, ये इंग्लिश में बोल रहा है। तो अनुवाद का अर्थ क्या हुआ? उपसर्ग, वध धातु और घय प्रत्यय के योग से मिलकर बना है हमारा अनुवाद। इससे मिलकर बना है हमारा अनुवाद। अब देखिए अनुवाद, इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हमारा अनुवाद है, इस अनुवाद में और
क्या चीज़ आती है ऐसी, ताकि उससे हम उस चीज़ को सीख, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वो आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वचन, फिर उसके बाद में लिंग, और फिर बाद में पुरुष। तो देखिए वचन, वचन की जहाँ तक हम बात करते हैं कि वचन, जहाँ तक हम मानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश, इन दो सब्जेक्ट को हम पहले ले लेते हैं। हिंदी के अंदर एक वचन और बहुवचन सिर्फ दो ही वचन रखे गए हैं। इंग्लिश में भी सिंगुलर प्लूरल दो ही रखे गए हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर वचन को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो कैसे 3 भागों में ऐसे बांटा गया है कि यदि कोई अगर एक बालक आ रहा है वहाँ से, तो उसे हम एक वचन में ही रखेंगे। किस में रखेंगे? एक वचन में। यानी कि यहाँ पर अगर हम रखते हैं एक वचन, यानी कि बालक है, एक वचन। और यदि वहां से अगर 2 बालक आ रहे हैं तो उसको हिंदी और इंग्लिश और अन्य भी सब्जेक्ट उसे बहुवचन मान लेते हैं। लेकिन संस्कृत क्या कहती है? संस्कृत कहती है कि वहाँ से आने वाले 2 ही तो हैं, कोई ज़्यादा संख्या तो है नहीं। जैसे हमने वहाँ से एक बालक आया तो उसे हमने किस में रखा? एक वचन में रखा। लेकिन अब वहाँ से दो बालक आ रहे हैं तो उसे हम बहुवचन में न मानकर उसे हम द्विवचन में रखेंगे। तो संस्कृत ने यहाँ पर कहा कि यदि 2 बालक आएंगे तो उसे किस में रखेंगे? द्विवचन के अंदर। तो यहां पर होगा बालकों, यानी 2 बालक आ रहे हैं। तो संस्कृत ने कहा जहां तक 2 बालक आ रहे हैं मैं 2 में रखूंगा, कोई ज्यादा संख्या तो आ नहीं रही। और जब ज्यादा संख्या आएगी, जैसे 3 बालक या कई अधिक बालक आएंगे, तब मैं उनको बहुवचन के अंदर रखूंगा। तो 3 कैटेगरियों में संस्कृत ने इसे बांटा। तो कैसे हुई अपनी एक वचन, द्विवचन और एक बहुवचन। तो हमारी ये 3 कैटेगरियां सामने आई, बालक, बालकों, बालिका। यदि एक बालक आ रहा है तो बालक है, 2 बालक आ रहे हैं बालकों, और 3 बालक आ रहे हैं बालिका। यानी कि अगर एक बालक आ रहा है तो उसे हम एक वचन में रखेंगे, यदि 2 बालक आ रहे हैं तो उसे द्विवचन में रखेंगे, यदि 3 बालक आ रहे हैं या कई संख्या में अधिक बालक आ रहे हैं तो उसे हम बहुवचन में रखेंगे। तो संस्कृत ने इसकी 3 कैटेगरी बनाई, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भाई आ तो 2 ही रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई द्विवचन को हम बहुवचन नहीं मानेंगे, 2 ही तो आ रहे हैं, कोई ज्यादा थोड़ी ना आ रहे हैं। इस वजह से उसकी एक और कैटेगरी बनाई। तो 3 कैटेगरियां हमें इसी में मिलेगी संस्कृत विषय के अंदर। तो आगे देखिए, इसके बाद में लिंगों की अगर हम बात करते हैं तो अन्य सब्जेक्ट भी सिर्फ 2 ही लिंग मानते हैं, पुरुष और स्त्री, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत ने कहा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो होते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक लिंग और मैं जोड़ूंगा। संस्कृत विषय ने कहा, पाणिनि जी ने, कि भाई इसके अंदर जो निर्जीव है उनके लिए मैं एक नपुंसक लिंग अलग से रखूंगा। तो जो नपुंसक लिंग माना गया है संस्कृत विषय के अंदर, जिसे नपुंसक लिंग में रखा जाता है, वो निर्जीव वस्तुओं को रखा जाता है, जहाँ पर निर्जीव वस्तु होती है। और जहाँ पर भी निर्जीव वस्तु होगी वहाँ पर हमें किसका बोध होगा? नपुंसक लिंग का बोध होगा। यदि पुरुष है तो पुरुष लिंग का बोध होगा, यदि स्त्री है तो स्त्रीलिंग का बोध होगा, यदि नपुंसक लिंग तो निर्जीव वस्तु का बोध होगा। इसलिए यहाँ पर लिंगों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो देखिए इसके अंदर जहाँ पर हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग के अंदर यहाँ पर पुरुष लिंग के बारे में आएगा। यानी कि जानवर में ले लो, पक्षी में ले लो, इंसान में ले लो, जहाँ पर पुरुष का बोध होगा वहाँ पुरुष लिंग आएगा। यहाँ पे किसका बोध होगा? ओनली पुरुष का।
और स्त्रीलिंग के अंदर स्त्री का बोध होगा। जानवर में ले लो, इंसान में ले लो या पक्षियों में ले लो, XYZ किसी में भी स्त्री एक जाति का अगर बोध होगा तो वो स्त्रीलिंग में ही गिना जाएगा। इसमें स्त्री का बोध होगा या महिला का बोध होगा। इसके बाद में देखिए नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के अंदर क्या कहा गया, नपुंसकलिंग को कि जहां पर निर्जीव वस्तु आएगी उसे हम नपुंसकलिंग कहेंगे। तो नपुंसकलिंग की परिभाषा क्या हो गई, जहां निर्जीव वस्तु का बोध होगा उसे हम नपुंसकलिंग कहेंगे। तो जहां पर पुरुष का बोध होगा तो पुल्लिंग, जहां स्त्री का बोध होगा स्त्रीलिंग, और जहां पर निर्जीव वस्तु का बोध होगा वो नपुंसकलिंग। यानी कि भगवान ने भी यहाँ पर जब संस्कृत भाषा का प्रयोग, भगवान की वाणी बताते हैं, ये सरस्वती माता के असीम चरणों से संस्कृत का जो उद्गम हुआ, तो उस उद्गम के अंदर उस समय ही पाणिनि जी ने कह दिया कि इस संसार जगत के अंदर 3 चीज़ सर्वश्रेष्ठ ही है, और 3 चीज़ ही है। सबसे पहले पुरुष है, फिर स्त्री है, और फिर उनको उपयोग करने वाली निर्जीव वस्तुएं हैं। इन तीनों से ही ये संसार जगत चलता आया है और चलता आएगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। स्त्री है, पुरुष है, और निर्जीव वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये निर्जीव वस्तु ही है। ये निर्जीव वस्तु के माध्यम से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इन सभी 3 चीज़ों के लिए ही पहले ही ब्रह्मा जी ने रचना कर दी थी कि इन 3 चीज़ों के से ही जीवन की प्रक्रिया चलती रहेगी। आज हम देख लो कहीं पे भी जाते हैं, निर्जीव वस्तु का उपयोग अत्यधिक ज़्यादा करते हैं। देखिए इसके बाद में हमारे पास है अगला टॉपिक हमारा पुरुषलिंग। अब पुरुष देखिए, हिंदी के अंदर भी 3 होते हैं और संस्कृत में भी 3 होते हैं। बस यहाँ पर है हिंदी के अंदर अन्य पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष कहा जाता है। लेकिन संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किया जाता है। बस वो कहने की बात है और ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले देखिए प्रथम पुरुष, दूसरे नंबर पर मध्यम पुरुष, तीसरे नंबर पर उत्तम पुरुष। ये 3 श्रेणियों को ही हमने बांटा है। इसके अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और जैसे जैसे हम आगे अगर पढ़ेंगे ना, आगे जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर देखना प्रथम पुरुष को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। प्रथम पुरुष को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अब प्रथम पुरुष को ही 3 भागों के अंदर बांटा गया है, मध्यम और उत्तम पुरुष को नहीं। क्यों? इसका भी कारण मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इनको प्रथम पुरुष को 3 किसमें बांटा गया है। देखो सबसे पहले तो पुरुषलिंग, उसके बाद में स्त्रीलिंग, उसके बाद में नपुंसकलिंग। जैसे पुरुष लिंग की अगर हम बात करते हैं कि पुरुष लिंग में पुरुष आता है, स्त्रीलिंग में स्त्री आती है, नपुंसक लिंग के अंदर निर्जीव वस्तु आती है। यहीं पर अब मैं आपको कुछ चीज़ के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर पुरुष लिंग है, अगर मैंने कहा कि वह पढ़ता है तो वहाँ पर कौन पढ़ रहा है, यानी कि लड़का पढ़ रहा है, यानी कि पुरुष लिंग में है। अगर मैं कहूँ वह पढ़ती है तो इसका मतलब वह लड़की पढ़ रही है, यानी स्त्रीलिंग में है। और मैं कहूँ कि वह पुस्तक है तो इसका मतलब वो निर्जीव वस्तु है। हमने वह का प्रयोग सबके लिए करा तो हिंदी में तो वह का अर्थ हो गया एक, लेकिन अगर इसी वह को अगर संस्कृत के अंदर अगर हम लेके जाते हैं तो यहाँ पर इसी का अर्थ होता है 3 प्रकार से। वो हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि पुरुष लिंग के अंदर वह का प्रयोग करा हमने, वह पढ़ता है तो लास्ट की चीज़ से पता चला कि लड़का पढ़ रहा है। वह पढ़ती है यानी कि लास्ट की चीज़ से पढ़ती है से पता चला कि यानी कि लड़की पढ़ रही है। वह पुस्तक है, इससे हमें पता चला कि वह निर्जीव वस्तु है।
तो इसका मतलब ये कहा गया है कि इन तीनों को प्रथम पुरुष में इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर हम संबोधन का उपयोग कर रहे हैं। अगर मैं मध्यम पुरुष का अगर वाक्य तुम्हें बना कर बताता हूँ, एक वाक्य बताता हूँ मध्यम पुरुष का कि तुम पुस्तक पढ़ते हो। अब मैं ये लड़की के लिए भी कह सकता हूँ, लड़के के लिए भी कह सकता हूँ। तुम लिखो, ये मैं लड़की को भी कह सकता हूँ, लड़के को भी कह सकता हूँ, अर्थात पुरुष लिंग को भी कह सकता हूँ और स्त्री लिंग को भी कह सकता हूँ ना। तो इसलिए उनके लिए अगर एक ही चीज का संबोधन आ रहा है तो उसको हम मध्यम पुरुष के अंदर रख रहे हैं। तो मध्यम पुरुष के अंदर लिंगों का भेद नहीं है, लेकिन प्रथम पुरुष के अंदर लिंगों का भेद माना गया है। इसलिए अगर हम उत्तम पुरुष की बात कर दें, हम दोनों पढ़ते हैं, अब ये लड़की भी कह सकती है हम दोनों पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ये बात लड़की भी कह सकती है, लड़का भी कह सकते हैं हम पढ़ते हैं। तो कई चीज़ ऐसी होती है जिनके अंदर अगर हम समझे तो सब कुछ है। यानी कि यहाँ पर तो क्या होगा, पुरुष लिंग और स्त्री लिंग यहाँ पर, यानी कि पुरुष और स्त्री लिंग, पुरुष प्लस स्त्री लिंग दोनों के लिए एक ही चीज का संबोधन होता है। जैसे मैंने लिखा तुम, हम, ये दोनों के लिए ही संबोधन होगा ये। तो देखिए बच्चों, ये जो आज हमने नॉर्मल चीज पढ़ी है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अनुवाद, सबसे पहले अनुवाद अनुपसर्ग, वद धातु और घय प्रत्यय के योग से अनुवाद बना है। इसके बाद में वचन को संस्कृत ने 3 भागों में रखा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालक, बालको, बालका। यदि एक बालक है तो बालक, यदि 2 बालक है तो बालको, यदि 3 बालक है तो बालका। बालक, बालको, बालका। यहाँ पर देखिए लिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो लिंग को देखो 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कैसे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के अंदर तो क्या कौन आएगा? पुरुष लिंग आएंगे। स्त्रीलिंग में स्त्री महिला आएगी और नपुंसकलिंग किससे कहेंगे? जहां निर्जीव वस्तु का बोध होगा उसे हम नपुंसकलिंग कहेंगे। आगे देखिए पुरुष को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों लिंगों के अंदर बांटा गया है। यहाँ पर लिंगों में बांटा गया है। किसको? प्रथम पुरुष को लिंगों में बांटा गया है, जबकि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को लिंगों में बांटा नहीं गया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी कि तुम का प्रयोग भी हम यहाँ मध्यम पुरुष में करेंगे, लड़के और लड़की दोनों के लिए। यहाँ पे भी लड़के लड़की हम का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे आज क्लियर हो गए हैं वचन, लिंग और पुरुष। ठीक है बच्चों, इसको उतारो। तो देखिए बच्चों, आगे कि हमने पढ़ लिए कि पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों के बारे में पढ़ लिए। अब देखो तीनों के ऊपर ही डिपेंड होकर हमें चलना है, जब ही हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं, अन्यथा उसके अंदर नहीं पढ़ सकते। तो देखिए हर चीज़ के बारे के अंदर जब तक हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लकार। अब देखिए लकार, संस्कृत के लकार होते हैं। जैसे हम देख लें हिंदी के अंदर भी लकार माने जाते हैं। लकार का अर्थ होता है काल। इंग्लिश के अंदर भी काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इंग्लिश में 3 काल होते हैं, संस्कृत में यहाँ पर हम 5 काल पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश के अंदर इस काल को हम क्या कहेंगे? टेंस। हम क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। अब देखिए हम इसके अंदर किस प्रकार से हमें पढ़ना है और किस प्रकार से, जो चीज़ मैं आपको लिखाऊंगा कि जैसे हम जब हिंदी से संस्कृत के अंदर जब पढ़ते हैं, या जैसे मान लो कि हिंदी से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी से हम इंग्लिश बनाना पढ़ रहा है, तो हम पहले हिंदी के वाक्य को समझेंगे कि ये वर्तमान काल में है, किस में है, फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। उसी प्रकार पहले हम हिंदी के वाक्य को समझेंगे कि ये वर्तमान में है, भूतकाल में है या भविष्य काल में। जब जाके हमारे समझ में आएगा, जब भी हम इसके अंदर धातु चेंज कर सकते हैं और शब्द रूप वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अब वो कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको एक सारणी बनाता हूँ, वो बनाइए।
यहाँ पर हमने ब्लॉक बनाए हैं 4 ब्लॉक। चारों ब्लॉकों में इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लकार। क्या लिखेंगे? लकार। लकारों के नाम इस श्रेणी में आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम अर्थ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अर्थ, इनका अर्थ। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पहचान, कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। लिखने का हमारा पता चलेगा लिखते ही हमें लैंग्वेज का, कि इसमें पहचान कौन सी है। और इसके अंदर हमारा धातु लकार, हमारा किसी भी धातु के अंदर हम बनाएंगे तो वो लकार यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास कितने लकार माने गए हैं? 5 लकार। कौन कौन से, मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे पहले देखिए लट लकार, सबसे पहला हमारा कौन सा लकार हो गया? लट लकार। अब इस लट लकार को क्या कहेंगे हम? वर्तमान काल। क्या कहेंगे हम इसे? वर्तमान काल। यानी कि वर्तमान काल को संस्कृत के अंदर क्या कहेंगे? लट लकार। अब आगे देखिए इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है और ते है। और यहाँ पर जब हम इसका लकार बनाएंगे तो यहाँ पर बनाएंगे पट्टी से। किससे बनाएंगे? पट्टी से। यानी कि अगर हम कहें कि वर्तमान काल को क्या कहेंगे? लट लकार। यानी कि लट लकार काल हमारा कौन सा हो गया? वर्तमान काल हो गया। यहाँ पर ता है, ती है और ते है, इनका हम प्रयोग करेंगे। इनसे हम पहचान कर सकते हैं हिंदी के अंदर। जब भी हमारे पास वाक्य आएगा या तो ता है, ती है, ते है से हमें पता चल जाएगा कि ये वर्तमान काल का है, उसकी पहचान है। जैसे इंग्लिश के अंदर होती है ना, ता है, ती है, ते है, उससे हम पहचान कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये टेंस चल रहे हैं हमारे संस्कृत के। यहाँ पे देखिए ये पट्टी, यानी पट्टी का अर्थ क्या हो गया? पट्टी, पटत, पटंती, पटसी, पटत, पटत, पठामी, पठाओ, पठान। तो ये हमारे लकार पट्टी से स्टार्ट होता है। तो इसका एक स्टार्टिंग का मैंने दिया है यहाँ पर। दूसरे नंबर पे देखिए हमारे है लीट लकार। अब लीट लकार को क्या कहेंगे? अब संस्कृत में लीट लकार आएगा हमारा, तो उसे हम वर्तमान भविष्य काल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल। लट लकार हमारा कौन था? वर्तमान काल। और लीट लकार हमारा भविष्य काल। तो लीट लकार हमारा भविष्य काल हो गया। इसकी पहचान होगी और होंगे। इसकी पहचान क्या होगी? होगा, होगी और होंगे। इसकी पहचान होगी और इसको हम लिखेंगे पटिश्यति से। यह हमारा पट धातु के अंदर है। पट धातु के अंदर लकार बता रहा हूं मैं आपको, पटिश्यति। तो यानी कि यह हमारा हो गया दूसरा भाग। यानी पहला भाग क्या है? लट लकार वर्तमान काल, ता है, ती है, पटती। और दूसरा है लीट लकार भविष्य काल, होगा, होगी, होंगे और पटिश्यति, इससे प्रारंभ होगा। अब देखिए तीसरा है हमारा लंग लकार। लंग लकार होगा हमारा भूतकाल। भूतकाल, इसकी पहचान होगी था, थे, थी। ये होगा अपठक से स्टार्ट। यहां पर देखिए बच्चों, जो लंग लकार है वो भूतकाल है। और भूतकाल की पहचान क्या है? था, थे, थी और अपठक। तो यहां तक हमारे क्लियर हो गया। देखिए जहां तक हो, इंग्लिश में भी 3 चलते हैं।
तो वो जो साधारण सभी के अंदर जो तीन चलते हैं ना, वो तीन तो ये है लट लकार, लेट लकार और लंग लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, जिसकी पहचान ता है, ती है और पड़ती से प्रारंभ होता है। फिर दूसरा है लेट लकार, लेट लकार यानी भविष्य काल, होगा, होगी, होगे। और अगला है लंग लकार यानी कि भूतकाल, भूतकाल यानी कि था, थे, थी और अपठत से स्टार्ट होगा। लेकिन इन तीनों के बाद में फिर दो और संस्कृत ने अलग बनाए। वो कौन से बनाए दो अलग, कि कुछ ऐसे आदेश है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको मैं अलग लकार के अंदर रखूँगा। तो संस्कृत ने देखो दो और नई चीज़ निकाली। तो मैं आपको बताता हूँ अगली, जो अपने 4थे नंबर पर है लोट लकार। लोट लकार का अर्थ क्या होगा? आदेशात्मक। आदेशात्मक का मतलब होगा आदेश देने पर जो कार्य आएंगे, जिनमें हम आदेश दे रहे हैं, वो सभी इसी काल में आएंगे। आदेश देना, इसमें आएगा पठतु। अगला देखिए 5वें नंबर पे, अगला 5वें नंबर पे आएगा हमारा विधिलिंग लकार। अब देखिए विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार किसमें आएगा? चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ का मतलब क्या हो गया? हमें रोज विद्यालय जाना चाहिए, हमें रोज खाना खाना चाहिए, हमें रोज पानी पीना चाहिए, हमें रोज घूमना चाहिए, हमें रोज पढ़ना चाहिए, हाँ, हमें रोज पूजा करनी चाहिए, हमें रोज स्नान करना चाहिए। तो जो नियमित है, जो चीज़ नियमित है, वो चीज़ इसमें आएगी नियमित है। जो चीज़ क्या है? नियमित है। और जो जिसके लिए हम बाध्य हैं, हम पानी पीने के लिए बाध्य, हम खाना खाने के लिए बाध्य हैं, हमें रोज विद्यालय जाना चाहिए, हम बच्चे को रोज विद्यालय भेजते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसे जाना उचित है। तो वो जहाँ पर चाहिए शब्द लग जाएगा, नियमितता के लिए चाहिए शब्द जहाँ लग जाएगा, वहां पर हम प्रयोग करेंगे इसका विधिलिंग लकार का। और विधिलिंग लकार का प्रयोग हम करते हैं पठेत में। किसमें करते हैं? पठेत के अंदर। तो ये हमारे 5 लकार हो गए हैं। देखिए अब इन 5 लकारों को एक बार और मैं आपको सही विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ। हमारा है लकार। सबसे पहले लकार का अर्थ क्या होता है? लकार का अर्थ होता है काल। लकार का अर्थ क्या होता है? काल। काल यानी कि टेंस, यानी कि ये संस्कृत के टेंस। यहाँ पर देखिए जो लकार है वो 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। यानी कि हमारे लकार कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। पहला लट लकार, दूसरा लेट लकार और तीसरा लंग लकार और लोट लकार और विधिलिंग लकार। यहाँ पर देखिए लट लकार का अर्थ क्या हो गया? लट लकार का अर्थ वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ वर्तमान काल। वर्तमान काल की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है और पट्टी से ये प्रारंभ होता है। यानी कि पट्टी, पटत, पटंती, पटसी, पटत, पटत, पठामी, पठाओ, पठाम। तो ये लकार भी हमें याद करना होगा, तभी हम इसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के वाक्य जब भी बनेंगे। इसके बाद देखिए लेट लकार। लेट लकार का अर्थ क्या होता है? भविष्य काल। यानी कि भविष्य काल के बारे के अंदर हमें लिखना होगा। यहाँ पर देखिए लीट लकार यानी भविष्य काल, यानी होगा, होगी, होगे और पटिशति यानी पटिशति, पटिशत, पटिशयंती, पटिशसि, पटिशत, पटिशत, पटिश्यामि, पटिश्याव, पटिश्याम। अब इसके बाद देखिए लंग लकार। लंग लकार का अर्थ क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल यानी था, थे, थी। जो अपठत, अपठम, अपठन, अपट, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये इस प्रकार से इसमें लकार चलेंगे हमारे। उसके बाद में देखिए जो 2 विशेष रखे गए हैं हमारे संस्कृत के अंदर, तो वो है लोट लकार, आदेशात्मक वाक्य यानी आदेश देना। पढ़तु, पढ़ताम, पठंतु, पढ़, पढ़तम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, ये इसमें आएगा। इसके बाद देखिए विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में नियमित। जहाँ पे नियमितता हो, चाहिए का बोध हो, वहां पर क्या आएगा हमारे?
दिदिलिंग लकार आएगा। यहाँ पर देखिए पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेयो पठे। तो इस प्रकार से हमारे सभी चीज देखिए जो पांचों लकार है, पांचों लकार हमें याद होना चाहिए। और पांचों लकारों में क्या चीज याद होनी चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये पांचों जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, लट लकार, लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार, दिदिलिंग लकार, एक तो ये पांचों याद होनी चाहिए, इनके अर्थ याद होने चाहिए और इनकी पहचान याद होनी चाहिए। और इसके बाद ये पांचों लकार ये याद होना जरूरी, ये कंटेस्ट होना चाहिए। इसके अंदर भी तीन आएंगे, इसमें भी तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीनों पुरुष इसी में है। तीनों के अंदर वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये सभी इसके अंदर समावेश है। तो देखिए ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को आप लिखिए। इसको लिखने के बाद में फिर आगे हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें क्या होगा, हम एक एक टॉपिक लेंगे। यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल का टॉपिक लेंगे, इसको क्लियर होने के बाद फिर मैं इसका टॉपिक लूंगा, फिर इसका लूंगा, फिर इसका, फिर इसका। इस प्रकार से तुम्हें साधारण वाक्य तो बनाना आ ही जाएगा और कठिन वाक्य फिर धीरे धीरे अपन और इसके अंदर सीखेंगे, जब तक आप उतारिए। अपने आप से